आज का हमारा पहला प्रश्न है कि सैयद अहमद खान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि 1875 में उन्होंने लाहौर में मोहम्मडन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, और दूसरा है उन्होंने समकालीन तर्कवाद और विज्ञान के आलोक में कुरान की व्याख्या की। और कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। जो अगर सर सैयद अहमद खां की बात की जाए तो सर सैयद अहमद खां जो थे वो मुस्लिम धर्म के सबसे बड़े या सबसे प्रमुख सुधारकों में से एक थे। वह आधुनिक वैज्ञानिक विचारों से अत्यधिक प्रभावित थे और उन्हें इस्लाम के साथ इन विचारों का सामंजस्य स्थापित करने में उन्होंने अपना सारा जीवन व्यतीत कर दिया। उच्च वर्गीय मुसलमान पाश्चात्य शिक्षा और संस्कृति के संपर्क में आने से बचते आ रहे थे। मुख्य रूप से कहें तो 1857 के विद्रोह के बाद ही मुसलमानों में धार्मिक सुधार के आधुनिक विचार पनपने शुरू हुए थे। इसी संदर्भ में 1863 में कलकत्ता में मुस्लिम लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना हुई और कह सकते हैं कि मुसलमानों में धार्मिक सुधार के आधुनिक विचार जो पनपने थे वो पहल हो गई। 1875 में अलीगढ़ में सैयद अहमद खान ने मोहम्मडन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की और इस कॉलेज की स्थापना पाश्चात्य विज्ञान और संस्कृति के प्रसार के लिए एक केंद्र के रूप में की गई थी। बाद में यही मोहम्मडन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध हुआ, इसलिए पहला कथन जो है वो गलत है। दूसरा कथन जो है, और सर सैयद अहमद खां का मानना था कि कुरान की वह व्याख्या जो मानवीय तर्क, विज्ञान और प्रकृति के प्रतिकूल है तो वास्तव में वह एक गलत व्याख्या है। उन्होंने समकालीन तर्कवाद, विज्ञान के आलोक में कुरान की भी व्याख्या की थी, इसलिए दूसरा कथन जो है वो सही है। और सर सैयद अहमद खां सांप्रदायिक संघर्ष के भी विरोधी थे। वह हिंदुओं और मुसलमानों में एकता स्थापित करना चाहते थे और उनका धार्मिक सहिष्णुता में दृढ़ विश्वास था, तो इसलिए इसका बी ऑप्शन जो है वो सही है, क्योंकि दूसरा कथन ही सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अहिंसा की एक आलोचक पुस्तक द फिलॉसफी ऑफ बम, जिसमें क्रांतिकारी गतिविधियों के पीछे की सोच को समझने का प्रयास किया गया से संबंधित है? ऑप्शन है सरदार भगत सिंह, जतिन दास, सचिंद्र नाथ सान्याल और भगवती चरण ओहरा। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, सचिंद्र सान्याल। इसका सही आंसर जो है वो आपका है डी ऑप्शन, भगवती चरण ओहरा। भगवती चरण ओहरा ने 1930 में फिलॉसफी ऑफ द बम पुस्तक की रचना की। इस पुस्तक में की रचना भारत में उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन में हिंसा की भूमिका, मतलब कि इस पुस्तक की जो विषय वस्तु है वह है भारत में उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन में हिंसा की भूमिका के बारे में राष्ट्रवादी समुदाय के बीच होने वाली बहस में एक सशक्त हस्तक्षेप के रूप में की गई थी। और भगवती चरण ओहरा की बात की जाए तो उन्होंने ही हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का जो घोषणा पत्र था वो भगवती चरण ओहरा ने ही लिखा था। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से औपनिवेशिक शासन के दौरान राज्य सचिव के पद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत इसे भारत के प्रशासन की निगरानी के लिए सृजित किया गया था, और दूसरा है राज्य सचिव ने भारत के ब्रिटिश क्राउन के निजी प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया और वह इसी के प्रति जवाबदेह थे।
तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। जो इसका जो सही आंसर है कि अगर 1858 के संदर्भ की बात की जाए तो 1858 के भारत शासन अधिनियम 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया और इसी ने 1784 में जो दोहरी व्यवस्था पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा जो दोहरी नियंत्रण प्रणाली जो लागू थी उसको भी समाप्त कर दिया गया। इसके अंतर्गत इंग्लैंड में बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कंपनी के निदेशक मंडल मतलब 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी के दो भागों कार्यों का बंटवारा कर दिया गया, जिसमें जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल होता था वह प्रशासन करता था और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था वो प्रशासन करता था और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो था निदेशक मंडल जिसे कहते हैं वह व्यापारिक संबंधी गतिविधियां देखता था। इसी को दोहरी नियंत्रण प्रणाली कहते थे, जिसे 1858 के शासन अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया। और जब ये समाप्त कर दिया गया तो भारतीय प्रशासन जो था वो सीधे ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आ गया और राज्य सचिव का जो पद था और 1858 के अधिनियम के तहत ही जो राज्य सचिव का जो पद था वह एक ब्रिटिश कैबिनेट में एक कैबिनेट मंत्री के समान था। इसका वेतन और भत्ता जो है वो भारतीय राजस्व से भुगतान किया जाता था और इस राज्य सचिव की या भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया जो भारत सचिव को भारतीय मामलों पर सलाह देती थी। इसलिए इसका जो सही आंसर है वो आपका है केवल एक। मतलब सही जो है वो केवल पहला कथन ही सही है, दूसरा कथन जो है वो गलत है, क्योंकि राज्य सचिव ने भारत में ब्रिटिश क्राउन के निजी प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया, वह इसी के पर जवाबदेही था। यही कथन जो है वो गलत है, क्योंकि राज्य सचिव जो था वो 15 सदस्यीय एक कैबिनेट मंत्री था और जो 15 सदस्यों की कमेटी थी वह इसे रिपोर्ट करती थी। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि इसकी उत्पत्ति बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन में हुई थी और बंगाल के बड़े जमींदारों ने स्वदेशी आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। और तीसरा है, समितियों या स्वयंसेवक दलों ने इस आंदोलन के लिए जन समर्थन जुटाने के लिए सहयोग किया था। कौन सा कथन जो है वो सही है? केवल एक, केवल 2 3, केवल 1 3 या फिर 1 2 3। तो जिसका सही आंसर है वो है कि लॉर्ड कर्जन, जब ये बंगाल स्वदेशी आंदोलन हुआ था उसमें भारत का गवर्नर जो था वो लॉर्ड कर्जन था। लॉर्ड कर्जन ने भारत में अपनी प्रतिक्रिया नीतियों के तहत 1903 को बंगाल विभाजन की घोषणा की और यह विभाजन जो था वो 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ और बंगाल विभाजन के विरोध में एक विशाल आंदोलन शुरू हुआ जिसे स्वदेशी आंदोलन एवं बहिष्कार आंदोलन के रूप में हम जानते हैं। और यह आंदोलन की घोषणा जो है वो 7 अगस्त 1905 को की गई कलकत्ता के टाउन हॉल से। इसलिए इसका पहला कथन जो है वो सही है। दूसरे कथन की बात करें कि समितियों ने स्वदेशी आंदोलन को समर्थन करने के लिए जनता को संगठित करने की मदद की। समिति के सदस्यों ने स्वदेशी के संदेश को गांव-गांव तक पहुंचाया। इसके लिए उन्होंने मैजिक लालटेन के जरिए व्याख्यान प्रस्तुत किए और स्वदेशी गीतों का सहारा लिया। ठीक है। अश्विनी कुमार दत्त की स्वदेश बांधो समिति इसका एक प्रमुख उदाहरण है, इसलिए इसका तीसरा कथन भी जो है वो सही है। अब बात करें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वदेशी आंदोलन का आह्वान किया। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में हुए बनारस अधिवेशन ने बंगाल में स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया।
स्वदेशी आंदोलन के दौरान वह बड़े जमींदार जो अब तक ब्रिटिश राज के वफादार थे, वो आंदोलन का समर्थन करते हुए कांग्रेसी नेताओं के साथ मिल गए। ठीक है, इसलिए जो है वो दूसरा कथन जो है वो गलत है, इसलिए सही कथन जो है 1 और 3 मतलब सी ऑप्शन जो है वो इसका सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में संदर्भ में बंगाली हितवादी और संजीवनी क्या थे? पत्रिकाएं और समाचार पत्र, क्रांतिकारी संगठन, सामाजिक सुधार पर केंद्रित समाज या शैक्षिक संगठन? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, पत्रिकाएं और समाचार पत्र। मतलब बंगाली हितवादी संजीवनी ये सब पत्रिकाएं और समाचार पत्र थे। बंगाली को 1879 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने शुरू किया था। यह एक समाचार पत्र था। संजीवनी जो है, संजीवनी को कृष्ण कुमार मित्र ने शुरू किया था। और हितवादी जो है इसे शुरू किया था द्विजेंद्र नाथ टैगोर ने। इसे द्विजेंद्र नाथ टैगोर ने शुरू किया था। और इन पत्रिकाओं और समाचार पत्रों के माध्यम से ही विभाजन के प्रस्तावों के विरुद्ध एक शक्तिशाली प्रेस अभियान चलाया गया था। अगला प्रश्न है, 1930 के कन्निंघम सर्कुलर का उद्देश्य क्या था? कन्निंघम सर्कुलर का उद्देश्य क्या था? राष्ट्रीय ध्वज के प्रति के सम्मान की रक्षा करना, छात्रों को राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने से रोकना, चौकीदारी कर देने से इनकार करना और पृथक मंजरी सेना या वानर सेना का दमन करना। इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, छात्रों को राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने से रोकना। सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के लिए छात्रों को हतोत्साहित करने और उन्हें रोकने के लिए असम के सार्वजनिक सूचना विभाग के निदेशक जे.आर. कनिंघम ने 1930 में एक सर्कुलर जारी किया जिसे कनिंघम सर्कुलर के नाम से जानते हैं। इसके तहत छात्रों द्वारा किसी भी ब्रिटिश विरोधी स्वदेशी समर्थक गतिविधियों पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाना था। असम में कुख्यात कनिंघम सर्कुलर के विरुद्ध छात्रों के नेतृत्व में एक शक्तिशाली आंदोलन चलाया गया। ऐसा इसलिए क्योंकि इस सर्कुलर के तहत छात्रों और उनके अभिभावकों को औपनिवेशिक सरकार के प्रति अच्छे व्यवहार का आश्वासन देने के लिए विवश किया जाता था। इसके तहत छात्रों और उनके अभिभावकों से एक ऐसे हलफनामे पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा गया कि जिनके अनुसार यदि वह सरकार विरोधी प्रदर्शन या आंदोलनों में भाग लेते हैं तो उन्हें विद्यालय एवं कॉलेज से निष्कासित कर दिया जाएगा। इस सर्कुलर का उद्देश्य छात्रों को राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने से रोकना था और इस सर्कुलर के विरोध में छात्रों की अत्यधिक तीव्र प्रतिक्रिया भी देखी गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने औपचारिक रूप से रियासतों के प्रति अपनी परिवर्तित नीति, जिसके तहत कांग्रेस ने रियासतों में हस्तक्षेप की नीति को त्याग कर अपने भागीदारी पर स्व आरोपित प्रतिबंध को समाप्त कर दिया की घोषणा की थी? ऑप्शन है नागपुर अधिवेशन 1920, लाहौर अधिवेशन 1929, त्रिपुरी अधिवेशन 1939, हरिपुरा अधिवेशन 1938। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, त्रिपुरी अधिवेशन 1939। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1920 में नागपुर अधिवेशन जो था 1920 में हुआ था, इसमें देशी रियासतों के प्रति अपनी नीति की घोषणा की थी। इस अधिवेशन में मतलब नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने रियासतों की जनता को कांग्रेस का सदस्य बनने की अनुमति दे दी थी और रियासतों के राजाओं से तुरंत पूर्ण उत्तरदायी सरकार गठन करने की मांग की थी। और साथ में ही कांग्रेस ने यह स्पष्ट कर दिया था कि कांग्रेस ने नाम पर राज्यों में राजनीतिक गतिविधियां शुरू नहीं कर सकते
वह व्यक्तिगत रूप से या स्थानीय राजनीतिक संगठनों के सदस्यों के रूप में राजनीतिक गतिविधियों में भाग ले सकते हैं। लेकिन 30 के दशक के मध्य में दो परस्पर घटनाओं ने भारतीय रियासतों को तत्कालीन स्थिति को काफ़ी प्रभावित किया। पहली ये थी कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम ने संघ निर्माण की एक योजना प्रस्तुत की, जिसके अंतर्गत भारतीय रियासतों को ब्रिटिश भारत के साथ सीधे संवैधानिक संबंध स्थापित करना था और रियासतों को संघीय विधानमंडल में अपने प्रतिनिधियों को भेजना था। और दूसरा है कि 1937 में ब्रिटिश भारत के अधिकांश प्रांतों में कांग्रेसी सरकार का गठन था और कांग्रेस के सत्ता में आने से देशी रियासतों की जनता में विश्वास और अपेक्षा की एक नई भावना विकसित हुई और इसने अधिक से अधिक राजनीतिक गतिविधि के लिए एक प्रेरणा के रूप में कार्य किया। इसी बदलाव को राजाओं ने भी महसूस किया और वो महसूस किया कि उन्होंने कि कांग्रेस महज एक विपक्ष की भूमिका में निभाने वाली पार्टी नहीं है, वह अब सत्ता में थी और कांग्रेसी सरकारें अपने प्रांतों के आसपास की रियासतों की राजनीतिक घटनाओं को प्रभावित कर सकती हैं। अतः 1938-39 के वर्ष देशी रियासतों में एक नई चेतना के वर्ष थे। सत्ताधारी सरकार और अन्य सुधारों की मांग को लेकर जो कई आंदोलन हुए और ऐसी रियासतों में जहां तक अब कोई जन संगठन नहीं बना था, वहां बड़ी संख्या में प्रजामंडलों का गठन होने लगा, जैसे जयपुर, कश्मीर, राजकोट, पटियाला, हैदराबाद, मैसूर, त्रावणकोर और उड़ीसा जैसी रियासतों में बड़े पैमाने पर संघर्ष शुरू हुए। इन्हीं घटनाक्रमों में कांग्रेस की नीति में भी एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया। 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस ने अपनी पूर्व की नीति को एक बार फिर दोहराया, किंतु कुछ महीने बाद जब कांग्रेस ने देखा कि जनता संघर्ष पर उतारू है और उसमें आंदोलन करने की क्षमता है, तो तब इसको देखते हुए गांधी जी और कांग्रेस ने अपना रुख बदल लिया और रियासत में कांग्रेस की भागीदारी पर स्वयं आरोपित प्रतिबंध को भी हटा लिया। कांग्रेस में वामपंथी, समाजवादी और राज्यों में राजनीतिक कार्यकर्ता काफ़ी समय से इस बदलाव के लिए दबाव डाल रहे थे और उसके बाद मार्च 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में कांग्रेस ने अपनी नई नीति को मंजूरी दी, जिसमें कहा गया कि रियासतों की जनता के बीच जो जागृति हो रही है उससे कांग्रेस द्वारा अपने ऊपर लगाए गए प्रतिबंधों को कमजोर कर सकती है या उन्हें हटाया जा सकता है। इससे लोगों का जुड़ाव जो है वो कांग्रेस के साथ बढ़ता रहेगा। 1939 में ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल कॉन्फ्रेंस ने लुधियाना सत्र के लिए जवाहरलाल नेहरू को अपना अध्यक्ष चुना और इस प्रकार भारतीय रियासतों और ब्रिटिश भारत में आंदोलनों के विलय पर मुहर लगा दी गई। अगला प्रश्न है, पशु जन्म नियंत्रण नियमावली 2023 के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए कि यह पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रमों के माध्यम से आवारा कुत्तों की नसबंदी टीकाकरण के लिए दिशा निर्देश प्रदान करती है और यह नियमावली आवारा कुत्तों को सामुदायिक जानवरों को एक नए वर्ग के रूप में वर्गीकृत करती है। आवारा कुत्तों की देखभाल और उन्हें निश्चित अंतराल पर भोजन देने की जिम्मेदारी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की होगी। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? 1, 2, 3, 2 और 3, 1 और 2 या फिर केवल 3? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, 1, 2, 3। क्योंकि पशु जन्म नियंत्रण नियमावली 2023 में सरकार ने घोषणा की है कि आवारा कुत्तों को पकड़ने, उनको टीकाकरण करने और उनकी नसबंदी करने के बाद ही समाज में वापस उन्हें छोड़ने के लिए निर्देशित किया गया है। और यह नियमावली पशु जन्म नियंत्रण कुत्ता नियमावली 2001 को प्रतिस्थापित करेगी, मतलब कि उनको रिप्लेस करेगी। इसके तहत पशु कल्याण मुद्दों को देखते हुए आवारा कुत्तों की आबादी को कम करना है। आवारा कुत्तों की नसबंदी टीकाकरण के कार्यक्रम को स्थानीय निकाय, नगरपालिका और नगर निगम और पंचायतों के द्वारा चलाया जाएगा। इस कार्य में भारतीय पशु कल्याण बोर्ड सहायता करेगा। स्थानीय निकायों को एंटी रेबीज कार्यक्रम, ABC कार्यक्रम, इन दोनों को संयुक्त रूप से लागू करना होगा और इस कार्यक्रम के संचालन के दौरान पशुओं के प्रति क्रूरता भी ध्यान रखनी होगी। और यह नियमावली आवारा कुत्तों को सामुदायिक जानवरों के एक नए वर्ग में वर्गीकृत करती है
और आवारा कुत्तों की देखभाल की जिम्मेदारी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की होगी। इन एसोसिएशन की जिम्मेदारी होगी कि वह निश्चित समय के अंतराल पर ऐसी जगह पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाएं जो बच्चों और बुजुर्गों से दूर हो। यह नियमावली किसी क्षेत्र से कुत्तों को स्थानांतरित किए बिना मानव और आवारा कुत्तों के संघर्ष से निपटने के तरीके पर दिशा निर्देश प्रदान करती है। तो इसका सही आंसर जो है वो ए ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह शुरू किया गया था श्रमिकों को दिए गए प्लेग बोनस की वापसी के विरुद्ध, जिले में औपनिवेशिक सरकार द्वारा लगाए गए भू राजस्व की वृद्धि के विरुद्ध, और यूरोपीय बागान मालिकों के द्वारा नील बागानों में काम करने के किसानों के शोषण के विरुद्ध, या फसल नष्ट होने पर भू राजस्व माफ करने से सरकार के इनकार के विरुद्ध। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन। यूरोपीय बागान मालिकों द्वारा नील बागानों में काम करने वाले किसानों के शोषण के विरुद्ध। क्योंकि गांधी जी ने सत्याग्रह का अपना पहला प्रयोग बिहार के चंपारण जिले में 1917 में किया। जिले में नील के बागानों में काम करने वाले किसानों पर यूरोपीय बागान मालिकों नीलों द्वारा अत्यधिक अत्याचार किया जाता था। उन्हें अपनी भूमि के कम से कम 3/20 भाग के हिस्से पर नील की खेती करना अनिवार्य था और इसे बागान मालिकों के द्वारा निर्धारित कीमतों पर बेचने के लिए विवश थे। चंपारण सत्याग्रह में सरकार ने पूरे मामले की जांच के लिए एक आयोग नियुक्त किया और गांधी जी को इस सदस्य के रूप में नामित किया गया। 8000 किसानों से एकत्र किए गए साक्ष्यों के साथ उन्हें आयोग को यह समझाने में अत्यधिक कठिनाई नहीं हुई कि तिनकठिया प्रणाली को समाप्त कर देना चाहिए और किसानों से जो पैसा अवैध रूप से वसूला गया है उसके लिए हर्जाना देना चाहिए। बाद में एक समझौते के बाद यूरोपीय बागान मालिक अवैध वसूली का केवल 25% हिस्सा किसानों को लौटाने पर राजी हो गए और कुछ लोगों द्वारा गांधी जी द्वारा अवैध रूप से वसूली गई पूर्ण राशि की वापसी की मांग न किए जाने पर आलोचना भी की गई। इन आलोचना के उत्तर में गांधी ने कहा कि इस राशि की वापसी ने भी बागान मालिकों की प्रतिष्ठा और उनकी स्थिति को काफ़ी चोट पहुंचाई। ऐसी स्थिति में भी गांधी का आकलन सही था। एक दशक के भीतर बागान मालिकों ने चंपारण जिले को पूरी तरह छोड़ दिया था, इसलिए इसका सी ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, वह पश्चिम दक्षिण भारत के कई राज्यों के निवास करने वाली जनजातियां हैं और ये विशेषता उन क्षेत्रों में आसपास रहती हैं। ये अर्धघुमंतु जनजातियां हैं जो परंपरागत रूप में पक्षियों को पकड़ती हैं और शिकार करती हैं। ये हिंदू परंपराओं का पालन करते हैं और सभी हिंदू त्यौहार मनाते हैं। इनके परिवारों में सबसे वरिष्ठ पुत्र के बाल नहीं काटे जाते ताकि उसे आसानी से पहचाना जा सके। अलग अलग क्षेत्रों में इन्हें अलग अलग नामों से जानते हैं। उदाहरण के लिए उत्तरी कर्नाटक और महाराष्ट्र में इन्हें मेल शिकारी कहा जाता है। उपयुक्त परिच्छेद में भारत की निम्नलिखित में से किस जनजाति का वर्णन किया गया है? ऑप्शन है हिक्की पिक्की, चेंचू, अप्तानी या फिर बैगा। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, हिक्की पिक्की। हिक्की पिक्की एक जनजाति है जो पश्चिम और दक्षिण भारत के विशेषतः वन क्षेत्रों के आसपास निवास करती है और एक अर्धघुमंतु जनजाति है। ये परंपरागत रूप से पक्षी पकड़ने वाले और शिकारी हैं। कन्नड़ में हक्की का अर्थ पक्षी और पिक्की का अर्थ होता है पकड़ने वाले। 2011 की जनगणना के अनुसार हिक्की पिक्की कर्नाटक में हिक्की पिक्की की आबादी जो है वो 11,892 है और मुख्य रूप से मैसूर, कोलार, हासन और शिवमोगा जिले में रहते हैं। ठीक है, हिक्की पिक्की समूह के लोग आजीविका की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। एक गुजरातिया, पवार, कालीवाला और मेवाड़ नामक 4 कुलों में विभाजित है। इन कुलों की तुलना पारंपरिक हिंदू समाज की जातियों के साथ की जा सकती है। इन कुलों के बीच एक पदक्रम दिया गया होता है जिनमें गुजरातिया सबसे ऊपर और मेवाड़ सबसे नीचे होती हैं। हिक्की पिक्की समुदाय के लोग मूल रूप से गुजरात और राजस्थान के सीमावर्ती जिलों से संबंधित हैं और जनजाति अंतर्गोत्रीय विवाह को इस जनजाति में अंतर्गोत्रीय विवाह को प्राथमिकता दी जाती है। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज
और आज़ाद हिंद फौज राहत और जांच समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि इसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य आज़ाद हिंद फौज के बंदी सैनिकों को मुकदमे के बाद पुनर्वासित करना था। केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। ये है 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत कौन से प्रावधान किए गए थे? भारतीय व्यापार को सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोलना, भारत में आधुनिक विज्ञान के प्रसार के लिए कंपनी के संसाधनों का आवंटन करना और चाय के व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त करना। तो कौन सा कथन जो है वो सही है? केवल एक, एक और दो, एक और दो, दो और तीन, या फिर एक, दो, तीन। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, एक और दो। ऐसा इसलिए है कि 1813 का चार्टर अधिनियम, 1813 का चार्टर अधिनियम लाभदायक भारतीय व्यापार में हिस्सेदारी प्राप्त करने के इच्छुक ब्रिटिश उद्योगपतियों के बढ़ते दबाव के कारण ब्रिटिश संसद में पारित किया गया। इसके द्वारा भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया और साथ ही में भारत के साथ किए जाने वाले व्यापार को सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया गया। लेकिन चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार पर अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी का ही एकाधिकार था, इसलिए पहला कथन जो है वो सही है। 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से शिक्षा के प्रसार के लिए एक धीमी शुरुआत की गई थी। इसमें शिक्षित भारतीयों को प्रोत्साहित करने के लिए देश में आधुनिक विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए का सिद्धांत भी शामिल था। अधिनियम के तहत इस उद्देश्य के लिए कंपनी को एक वर्ष में 1 लाख रुपए की राशि खर्च करने के लिए निर्देशित किया गया, लेकिन यह छोटी सी राशि भी कंपनी के अधिकारियों के द्वारा 1823 तक उपलब्ध नहीं कराई गई थी, इसलिए पहला कथन जो है वो दूसरा कथन जो है भी सही है। दूसरा कथन भी सही है। तीसरा कथन है कंपनी के चाय और चीन के साथ व्यापार को 1833 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से समाप्त किया गया और उसी समय कंपनी के कर्जों को भारत सरकार को हस्तांतरित कर दिया गया और भारत सरकार द्वारा इन कर्जों को शेयरधारकों को 10.1/2% लाभांश का भी भुगतान किया जाना था। तो इसका सही जो आंसर है, इसलिए तीसरा ऑप्शन जो है वो गलत है। अगला प्रश्न है आजाद हिंद फौज के बचाव, राहत और जांच समिति के संदर्भ में विचार कीजिए कि इसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य INA यानी आज़ाद हिंद फौज के बंदी सैनिकों के मुकदमे को पुनर्वासित करना था, बाद उन्हें पुनर्वासित करना था। केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं। तो बात की जाए कि इस जनता का ध्यान आकर्षित करने वाले सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज के सदस्यों के साथ किया जाने वाला व्यवहार था। अंग्रेजों द्वारा इन सैनिकों के युद्ध के पूर्वी मोर्चों से बंदी बनाया गया था और सरकार के द्वारा आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों जिन्हें युद्ध में क्रूरता या सक्रिय सहभागिता का दोषी पाया गया था कि मुकदमे की सुनवाई को कम से कम समय में पूर्ण करने का निर्णय लिया गया, लेकिन इस निर्णय की घोषणा अगस्त 1945 के अंत तक की जानी थी। अगस्त 1945 में पहली बार आयोजित हो रहे कांग्रेस के अधिवेशन में आज़ाद हिंद फौज के बंदी सैनिकों के समर्थन में एक प्रस्ताव पारित किया गया, साथ में उन्हें पूर्ण सहयोग देने की घोषणा की गई। इस घोषणा के जारी होने से पहले 16 अगस्त 1945 को जवाहरलाल नेहरू ने श्रीनगर में बैठक की। इस बैठक में सरकार से आज़ाद हिंद फौज के इन सैनिकों के साथ उदारतापूर्ण व्यवहार करने की मांग की। इसके कारण सरकार की ओर प्रस्तावित घोषणा को उदारतापूर्ण व्यवहार के बजाय पंडित नेहरू के द्वारा मांग की प्रक्रिया समझा गया। INA के सैनिकों की रक्षा का जिम्मा कांग्रेस ने उठाया। साथ में ही भूला भाई देसाई की अध्यक्षता में कांग्रेस ने एक कमेटी का गठन किया, जिसमें तेज बहादुर सप्रू, KN काटजू, नेहरू और औड़ा आसफ अली जैसे देश के वकील आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों का केस लड़ा। कांग्रेस ने एक आज़ाद हिंद फौज राहत और जांच समिति का गठन किया। इस समिति ने युद्धबंदियों को उनकी रिहाई
और धन और खाद्यान्न प्रदान किया और उनके आश्रितों के लिए रोजगार सुनिश्चित करने का प्रयास किया। इसलिए कथन एक सही नहीं है, ठीक है, और कथन दूसरा जो है, ठीक है, सही है। इस अभियान की महत्वपूर्ण विशेषता यह थी इसका व्यापक भौगोलिक विस्तार, अनेक सामाजिक समूहों और राजनीतिक दलों की भागीदारी थी। मुस्लिम लीग, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, यूनियनिस्ट पार्टी, अकाली पार्टी, जस्टिस पार्टी और रावलपिंडी में अबरार और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदू महासभा, यहाँ तक कि सिख लीग ने भी अपने अपने स्तर पर आईएनए से संबंधित इस अभियान का समर्थन किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारत के ब्रिटिश औपनिवेशिक शासनकाल के दौरान भारतीय परंपराओं के दर्शन के लिए शैक्षिक संस्थानों की स्थापना की? फ्रांसिस बुकानन, जोनाथन डंकन या फिर वारेन हेस्टिंग्स? कूट के आधार पर चुनना है, केवल 1 और 2, 2 और 3, केवल 3 या फिर 1, 2, 3। इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, केवल 2 और 3। फ्रांसिस बुकानन जो था यह भारत आने वाला एक विदेशी चिकित्सक था। इसने बंगाल चिकित्सा सेवा में 1794 से लेकर 1815 तक इसने कार्य किया और कुछ वर्षों तक यह भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड बेलीजली का शल्य चिकित्सक रहा। कलकत्ता में प्रवास के दौरान उसने एक चिड़ियाघर की स्थापना की जिसे कलकत्ता अलीपुर चिड़ियाघर कहते हैं। कलकत्ता अलीपुर चिड़ियाघर के नाम से जाना जाता है। थोड़े समय के लिए यह वनस्पति उद्यान का प्रभारी भी रहा और बंगाल सरकार के अनुरोध पर उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार क्षेत्र में आने वाली भूमि का सर्वेक्षण किया, लेकिन उसने भारतीय परंपराओं और दर्शन के अध्ययन के लिए कोई भी संस्थान स्थापित नहीं किया, इसलिए पहला कथन जो है वो गलत है। जोनाथन डंकन ने 18वीं शताब्दी के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी के रेजिडेंट के रूप में सेवा की। उन्हें हिंदू कानून दर्शन के अध्ययन के लिए 1791 में इसने वाराणसी में संस्कृत कॉलेज शुरू किया, इसलिए दूसरा कथन जो है सही है। वारेन हेस्टिंग्स 1772 से लेकर 1785 तक बंगाल के गवर्नर जनरल के पद पर कार्य है। इसने मुस्लिम कानून और संबंधित विषयों के अध्ययन के लिए 1781 में कलकत्ता में मदरसे की स्थापना की। कलकत्ता मदरसा और संस्कृत कॉलेज को कंपनी के प्रशासन में मदद करने के लिए योग्य भारतीयों की नियमित आपूर्ति के लिए डिजाइन किया गया था। इसके अलावा भारतीय शासकों के साथ पत्राचार के लिए भी शास्त्रीय भाषा और स्थानीय भाषाओं का ज्ञान आवश्यक था, इसलिए तीसरा जो है वो सही है और हमारा सही ऑप्शन जो है वो बी है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1916 का लखनऊ पैक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने राजनीतिक सुधारों की एक संयुक्त योजना प्रस्तुत की और कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने पृथक निर्वाचन मंडल को अस्वीकार कर दिया। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है ये बताना है। तो इस कोड क्या चुनना है, केवल 1, केवल 2, दोनों या फिर दोनों में कौन सा इसमें सही नहीं है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन जो है वो दिसंबर 1916 में हुआ था, या जो दिसंबर 1916 में हुआ था। इस अधिवेशन में 2 घटनाएं हुई। पहला, कांग्रेस के दोनों गुट यानी गरम दल और नरम दल जो 1907 में विभाजित हो गए थे वो फिर से एक हो गए। दूसरा, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के समझौते के कारण भी यह अधिवेशन काफी महत्वपूर्ण हो गया। कांग्रेस लीग समझौते को लखनऊ पैक्ट या लखनऊ समझौते के नाम से भी जानते हैं। इनमें दोनों संगठनों ने अपने पुराने मतभेदों को दूर करते हुए सरकार के सामने साझा राजनीतिक मांगों को प्रस्तुत किया। लोकमान्य तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा दोनों दलों को एक साथ लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी। इन दोनों नेताओं का मत था कि भारत में हिंदू मुस्लिम एकता के माध्यम से ही सुशासन प्राप्त हो सकता है। कांग्रेस और लीग ने अपने अधिवेशनों के समान प्रस्ताव पारित किए और साथ ही दोनों ने पृथक निर्वाचन मंडल पर आधारित राजनीतिक सुधारों की एक संयुक्त योजना प्रस्तुत की और मांग की कि ब्रिटिश सरकार यह घोषणा करे कि वह शीघ्र ही भारत में स्वशासन का विचार करेगी। इसलिए जो है वो कथन 1 सही है और दूसरा कथन जो है पहला कथन जो है वो सही है और दूसरा कथन जो है
वो गलत है, मतलब केवल 2 कथन जो है वो गलत है। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन जो है सही। अगला प्रश्न है, रहनुमाई मजदायासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों विचार कीजिए कि एस बंगाली और दादा भाई नौरोजी सभा के संस्थापक सदस्य थे और इस अभियान ने पारसी सामाजिक रीति रिवाजों के आधुनिकीकरण की शुरुआत की। इस सभा ने पारसी धर्म की पुनर्व्याख्या के लिए पश्चिमी विद्वानों को अत्यधिक प्रभावित किया। तो इसका सही जो कोट के आधार पर आंसर है 1 2 1 3 1 2 2 3 या फिर 1 2 3। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, 1 और 2 और 3, तीनों कथन जो है इसके सही है। क्योंकि रहनुमाई मजलिस की सभा की स्थापना जो है वो 1851 में दादा भाई नौरोजी फरदोन जी और एस बंगाली के द्वारा की गई थी। इसने धार्मिक क्षेत्र में स्थापित रूढ़िवाद के खिलाफ आंदोलन चलाया और महिलाओं की शिक्षा के संबंध में पारसी सामाजिक रीति रिवाजों के आधुनिकीकरण की शुरुआत की। इसलिए पहला और दूसरा जो है सही है। रहनुमाई मजलिस सभा में पारसी धर्म की पुनर्व्याख्या, औपनिवेश परिवेश पश्चिमी विद्वानों पर अत्यधिक प्रभाव डाला, इसलिए कथन 3 भी सही है। तो इसलिए जो सही आंसर जो है 1 2 3 है। ये थे हमारे आज के प्रश्न।